हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब लोग की पढ़ाई चल रही है। पीछे का वीडियो आपने देखा, ठोस किसे कहते हैं ये समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी रिसर्च किया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, रिसर्च करते रहो हमेशा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास जो हम लोग का होने वाला है वो ठोसों के प्रकार पर होने वाला है। बात ये ना है कि जो ठोस है वो दिखता सब एक जैसा ही है, सबकी आकृति आकार आयतन निश्चित तो होती है, लेकिन सबकी बनावट सेम नहीं होती है। कहोगे सर बहुत कोई ठोस का कलर तो एक जैसा ही दिखता है। बात यह है बच्चा कि ये ब्लू कलर का है और ये व्हाइट कलर का है, कलर चेंज कर देने से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदलती है। या यूं तो भी नहीं कह सकते हैं कि सर कलर सेम है तो प्रॉपर्टी सेम है, नहीं। इवन कि हम अगर बता दें कि दिखने में आपको लकड़ी, लोहा, रबर सब एक जैसा ही लगता है, दूर से दिखेगा तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि वो रबर है, कि वो पत्थर रखा हुआ है, कि वो मार्बल रखा हुआ है, क्या है, नहीं है। दिखने में तो सब सेम ही लगता है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टी पर स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी हार्डनेस पर स्टडी करते हैं, वो कितना कठोर है। सभी ठोस कठोर होते हैं, लेकिन कठोरता का जो परिमाण होता है, लेवल होता है, वो सबका अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा कठोर, कोई बहुत मुलायम, इस टाइप का होता है। कोई जो है आराम से कट जाता है या टूट जाता है, कोई नहीं टूटता है या कटता है ना। कोई जो है उसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है कि पिघलाते जाओ, टेम्परेचर हाई करते जाओ, नहीं पिघलता जल्दी, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। जबकि कोई तो माचिस जला दो ऐसे पिघल जाता है। कुछ कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको सिंपल कमरे के ताप पर लाओ वो पिघल जाएगा, है ना। जैसे गैलियम धातु है, उसको फ्रिज में रखे रहोगे तो वो ठोस बना रहेगा, बहुत बढ़िया ठोस, कठोर ठोस। लेकिन जैसे तुम लाओगे यहाँ बाहर में, हाथ पर रखोगे, वो तुरंत पिघल जाएगा। तो बात यह है कि सभी तो ठोस ही है, लेकिन सभी की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो बात यहाँ पर यही होती है कि ठोस जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहले बच्चों, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो दुनिया भर के सभी ठोसों को दो भाग में बांटा गया है। एक की बात करें तो उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस, और एक को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस। अब क्रिस्टलीय या रवा, क्रिस्टल या रवा, ये दो जो वर्ड आप सुन रहे हैं, क्रिस्टल या रवा, इनका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार और शुरू करिए हमारे साथ सॉलिड स्टेट का आज दूसरा क्लास। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे बाबू। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे कि ठोसों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठोसों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कहोगे सर कौन कौन सा भाग है भाई? ठीक है, कौन कौन सा भाग है? तो यहां पर बात है कि दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस, दूसरा पार्ट है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस। अब सवाल यहां पर यह है बच्चा कि कोई भी ठोस जो होता है, सब आदमी जानते हो कि कोई भी ठोस परमाणुओं से ही मिलके बना होता है। ये परमाणु एकदम नजदीक नजदीक जुड़े हुए होते हैं, ये सब ठोस है। ये जो ठोस है ना, मतलब ये हो गया कि कोई भी ठोस की बात करें वो तीन तरह के कणों से मिलके बना होता है, परमाणु से या फिर अणु से या फिर क्या चीज से, आयन से। यही तीन तरह के कणों से कोई भी ठोस बना होता है। लेकिन समस्या यहां पर यह है ना कि ये कण जो है वो किस तरीके से व्यवस्थित है, इस पर डिपेंड करता है ठोस की प्रॉपर्टी। ये जो कण होते हैं बच्चा, वो ठोस के अंदर में थ्री डायमेंशनली, त्रिविमीय आकृति बना करके जुड़े हुए रहते हैं। मतलब कि ये कण एकदम गचा हुआ रहता है। इस वजह से तुम नहीं मिठाई दुकान में मिठाई वाले को देखते हो, मिठाई व्यवस्थित करते हुए पहले वो एक लेयर डालता है, फिर एक पूरा प्लेट भरता है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर डालता है, तीसरा, चौथा, करते करते त्रिविम आकृति बनाता है। ऐसा ही जो है एक एक परमाणु मिल करके एक ठोस बनाते हैं, है ना। तो बात यहां पर यही है कि कभी कभी ठोस के अंदर में परमाणु की व्यवस्था अनियमित टाइप की होती है। जैसे यहाँ पर कोई शेप, कोई खास आकृति नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन अगर कोई ठोस ऐसा है जिसमें परमाणु जो है इस तरह से व्यवस्थित है बच्चा,
ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये व्यवस्था आपको कहीं न कहीं नियमित लग रही होगी, है ना। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नियमित है। अब कहोगे सर व्यवस्था से क्या फर्क पड़ गया? बात यह है कि जब व्यवस्था अजीबोगरीब ढंग की होगी तो यहाँ पर जरा सोचो जरा सा, परमाणु का जो गैप है, परमाणु की जो ज्यामिति है या परमाणु की जो व्यवस्था है, यहाँ पर इतने दूर में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, जबकि यहाँ पर जो परमाणु की व्यवस्था है वो हर टुकड़ों में बिल्कुल क्या है, एक समान है। एक समान होने से अंतर क्या हुआ? बात यह है कि जब व्यवस्था एक समान होगी तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी एक समान होंगे, परमाणुओं में जो क्लोजनेस होता है, जो जुड़ाव होता है वो भी एक समान होंगे, जिसके कारण से जो गलनांक होगा इस ठोस का वो इस टुकड़े का जितना होगा अगले टुकड़े का गलनांक भी वही होगा। चूंकि गलनांक डायरेक्टली निर्भर करता है, जो गलनांक होता है किसी भी ठोस का वो डायरेक्टली निर्भर करता है किस पर? अंतराण्विक आकर्षण बल पर, अंतराण्विक आकर्षण बल पर, है ना। जितना आकर्षण बल ज्यादा होगा गलनांक उस ठोस का उतना ही ज्यादा होगा। तो बात यह है कि यहाँ परमाणु की व्यवस्था अलग अलग है तो गलनांक जो है सेम पदार्थ है। मान लो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का 4 टुकड़ा कर दिए, सब टुकड़ा में जो परमाणु की व्यवस्था है वो अलग अलग टाइप की है, तो सेम प्लास्टिक का 4 टुकड़ा का जो गलनांक होगा वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। जबकि अगर हम इस तरह के ठोस की बात करें जिसमें कि ठोसों में जो कणों की व्यवस्था है वो बिल्कुल एक तरह की है, इसी कणों की व्यवस्था को हम रवा कहते हैं बच्चा। यहाँ पर कणों की व्यवस्था एक समान रूप से नियमित रूप से होती है ना, इसी को रवा बोलते हैं, इसी को क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई रवा नहीं बना हुआ दिख रहा है, इसको बेरवेदार हम ठोस कहेंगे या अक्रिस्टलीय कहेंगे। तो समझो यहाँ पर कणों की व्यवस्था रेगुलर होने के कारण से क्या हो गया, यहाँ पर कणों के बीच में दूरी, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच का आकर्षण बल, सब कुछ इस तरफ जो है इस तरफ भी वही है, और हर तरफ इन्फानाइट ये पूरा भाग होता है, परमाणु अनंत होते हैं ठोस में। तो भाई पूरी जितने भी टुकड़े तुम कर डालो ना, सभी टुकड़ों में परमाणु की व्यवस्था बिल्कुल समान होती है, तो गलनांक क्वथनांक भी एक समान होगा। इसलिए तुम देखते होगे कि लोहा का टुकड़ा अगर एक शुद्ध लोहा है तो उसका टुकड़ा चाहे वो पतला हो चाहे वो बहुत मोटा हो, गलनांक सेम होता है। चलो लोहा की बात दूर छोड़ते हैं, बर्फ की बात करते हैं, वो भी एक रवेदार ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, अब बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, क्या गलनांक कितना होगा? कहोगे सर छोटे से टुकड़े का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या बड़े टुकड़े का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो बर्फ के जितने भी टुकड़े तुम कर दोगे सबका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बशर्ते वो बर्फ हमारा प्योर हो। वैसा ही यहाँ पर बात है कि प्लास्टिक में जो अरेंजमेंट है कणों की वो अलग अलग टाइप की है, वो नियमित नहीं है, जिसके कारण से इसका कोई भी गुण फिक्स नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हर एक गुण फिक्स होगा। तो अगर तुमसे कहा जाए कि किसी ठोस की पहचान करनी है कि वो क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, ऐसे हमको हाथ में देख रखा हुआ है, सबसे बढ़िया मेथड क्या है पता करने का कि वो क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है? तो सबसे बढ़िया मेथड होता है गलनांक। जो लैब मेथड है, सबसे इजी मेथड है, वो है गलनांक। अगर इस ठोस के हर एक टुकड़े का गलनांक सेम हो गया तो ये कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, अगर सेम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चा? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस किसे कहते हैं। तो सिंपल कहेंगे वैसे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था नियमित होती है, एकदम डिफिनिट ज्यामिति होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि उसमें हर परमाणु की व्यवस्था एक समान होती है, उसका रवा जो होता है दूर दूर तक एक समान तरह की आकृति में फैला हुआ रहता है, एक समान व्यवस्था में फैला हुआ रहता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चा। सबसे पहले ठोसों को 2 भाग में वर्गीकृत किए हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है बच्चा? क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रवेदार ठोस, ठीक है। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेरवेदार ठोस। वैसे तो हिंदी ही दोनों है ना, लेकिन अलग अलग यहाँ पर थोड़ा सा शब्द आपको दिख रहा होगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और इसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसको एमॉर्फस हम इसीलिए कहते हैं बच्चा
क्योंकि एमॉर्फस एक ग्रीक भाषा है जिसका डायरेक्टली मीनिंग होता है नो फॉर्म। इफ देयर इज नथिंग एंड नो फॉर्म इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब अगर कोई पार्टिकल के अंदर में, ठोस के कणों के अंदर में कोई फॉर्मेट नहीं हो, कोई नियमित व्यवस्था नहीं हो, तो नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है, उसी को हम लोग एमॉर्फस कहते हैं, हिंदी में उसी को अक्रिस्टलीय या रवेदार कहते हैं। दो शब्द समझ में आया कि दुनिया भर के सभी ठोसों कितने भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो भागों में। और दूसरी बात समझ में आई, कैसे पता लगाओगे क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है? तो थियोरेटिकली तो पता कैसे लगाएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पता लगाया जाता है इस तरह से कि जिस ठोस का गलनांक नियत होता है, नियमित होता है, फिक्स होता है, वो हमारा क्रिस्टलीय होता है। जिसका गलनांक नियमित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे क्रिस्टलीय, बाद बाकी आपको हम बता देंगे अक्रिस्टलीय खुद से तैयार कैसे करना है। ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ पर देखोगे अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं बच्चा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा इसकी बनेगी वैसे ठोस जिनके कण नियमित रूप से दूर दूर तक मतलब क्या, अनंत कणों तक तुम आगे बढ़ते जाओगे, व्यवस्था जैसी थी वैसी ही रहेगी, है ना, जैसी थी वैसी ही रहना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई नहीं। तो वही बात है, ये जैसी थी व्यवस्था वैसी ही दूर दूर तक दिखेगी, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे रवेदार ठोस बोलेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ठोस जिनके कण नियमित रूप से दूर दूर तक व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस कहा जाता है। आप कहोगे सर चलिए ठीक है, जान तो लिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, लेकिन हमको तो कण दिखाई देता नहीं है, फिर कैसे हम पता लगाए सर कि कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है। तो प्यारे बच्चे इसका एग्जाम्पल का ट्रिक याद कर लीजिएगा। दुनिया भर में जितने भी तत्व है जो ठोस है, ध्यान रखना, जितने भी तत्व है, अगर तत्व का एग्जाम्पल दे दिया कि वो ठोस है तो बताओ कौन ठोस होगा। तो तत्व जितना भी होता है, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सोडियम हो, कुछ भी तत्व दिखा तो वो सब क्रिस्टलीय होगा। शुद्धतम पदार्थ का ये शुद्धतम रूप होता है, तो उसकी अंदर की व्यवस्था भी शुद्ध होती है, नियमित होती है ना। तो तत्व जो होता है वो क्रिस्टलीय होता है। जितने भी पदार्थ यौगिक होते हैं बच्चा, यौगिक मतलब जैसे कि जल H2O, बर्फ यौगिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये शुष्क बर्फ भी बनता है इसका, वो भी क्रिस्टलीय ठोस होगा, यौगिक है। तो ग्लूकोज की बात करें तो ये भी हमारा क्रिस्टलीय होगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये सब क्रिस्टलीय है। चीनी की बात करें तो वो भी क्रिस्टलीय है। जितने भी तत्व होते हैं बच्चा और जितने भी यौगिक होते हैं दुनिया भर में, अगर वो ठोस है तो डेफिनेटली वो कौन से ठोस होंगे, वो सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कोई ठोस क्रिस्टलीय होगा तो उसमें क्या सब गुण देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुण के बारे में। कहोगे सर यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा जो पढ़ेंगे गुण? तो बच्चा बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछ दिया क्रिस्टलीय ठोसों के गुण को लिखे, या फिर पूछ दिया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर लिखे, तो वहां पर जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय गुण लिखाएंगे वो गुणों का अंतर ही एग्जाम में दिखाना होगा आपको, या दिखा सकते हैं आप, है ना। अगर हम बात करें बच्चा क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के अगर हम गुण के बारे में बताएं आपको, तो कई सारे गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो उसकी परिभाषा में ही लिख दिए हैं कि इनके कण जो है नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, नियमित होती है। कणों की व्यवस्था कैसी होती है बच्चा, नियमित होती है। कणों की व्यवस्था नियमित होती है।
मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ठोस है जो दो तरह के कण से बना हुआ है, जैसे कि NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बना हुआ है, तो उसमें इस तरह से यहाँ पर देखो जरा सा, ये हमारा NaCl का मान लो कि एक ठोस है। तो कणों की व्यवस्था नियमित होने का तात्पर्य बच्चा ये है कि एकदम दूर दूर तक आपको एक ही व्यवस्था दिखाई देगी। मान लीजिए ये हमारा NaCl है, तो एक सोडियम आयन होगा, एक क्लोराइड, एक सोडियम, एक क्लोराइड, एक सोडियम, एक क्लोराइड, एक सोडियम, एक क्लोराइड। लाइक हम यहाँ AB भी मान सकते थे, है ना, AB भी यहाँ पर मान सकते थे। तो चलो तुम देखो, इस ठोस के हम कितना भी टुकड़ा क्यों ना कर दे, जब ये अनंत मान लो कि सजावट अनंत दूरी तक है, कितना भी टुकड़ा क्यों ना कर दे, क्या कणों की व्यवस्था ऐसी लगेगी कि उस साइड कुछ और थी इस साइड कुछ और है? नहीं ना, कणों की व्यवस्था सेम ही लगेगी ना। तो कणों की व्यवस्था अगर सेम है तो कई बातें सेम हो गई। एक तो कणों के बीच की दूरी सेम हो गई, आकर्षण बल सेम हो गया, है ना, मजबूती सेम हो गई, पकड़ सेम हो गई, तो गलनांक, क्वथनांक, ये सब कुछ जो है हर टुकड़े का एक समान हो जाएगा, है ना, हार्डनेस सब कुछ एक समान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कणों की व्यवस्था नियमित होती है। और दूसरी बात हम यहाँ पर बता दिए हैं कि एक जैसी व्यवस्था दूर दूर तक व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक जैसी व्यवस्था कणों की दूर दूर तक होती है बच्चा, तो इसको बोलते हैं दीर्घ परास कोटि, है ना। दीर्घ परास कोटि का मतलब होता है कि इनके कण दूर दूर तक एक समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसी को लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी दीर्घ परास कोटि कहते हैं, है ना। ये दीर्घ परास कोटि या क्रम बोल सकते हो के होते हैं। मतलब कि दीर्घ परास का मतलब हो गया लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का अर्थ हो गया बच्चा कि इनके कण दूर दूर तक एक जैसी व्यवस्था में रहते हैं, है ना। तीसरी बात अगर हम करें, ध्यान से देखना यहां पर, जब क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग दो भाग में काटते हैं, अगर मान लो कि तुम कैंची लिया यहां से यहां तक काट दिया, तो चूंकि कणों की व्यवस्था एकदम एक समान है तो कटान भी एक समान होगा। और जब कटान एक समान होगा ना बच्चा, तो जब क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तुम, एकदम प्लेन सतह में अपने आप कट जाएगा, उसको पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इसका तुम एक उदाहरण देख सकते हो, तुम्हारे घर में रोटी जो पैक करते हो सिल्वर फॉइल बोलते हो, वास्तव में वो सिल्वर नहीं है, एल्युमिनियम धातु है। वो लगता है प्लास्टिक की तरह लेकिन धातु है वो, है ना। तो एल्युमिनियम धातु है, और सामने तुम एक कागज का टुकड़ा ले लो, वो भी प्लेन है, क्लासमेट का कागज ले लेना पतला रंग का, है ना। तो दिखने में दोनों तो सेम ही लगेगा, मतलब कि छूने में, टच करने में, लेकिन कागज को तुम फाड़ोगे वो अनियमित, उसका तुम सतह देखोगे ना तो अनियमित ऐसे रुखरा सतह के रूप में वो फटता है। जबकि एल्युमिनियम फॉइल तुम फाड़ोगे बिना आवाज के बड़ी प्रेम से फट जाएगा, एकदम प्लेन रूप से वो स्मूथली कटते जाएगा वो। तो ये बतलाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कण इतने परफेक्ट क्रम में होते हैं कि काटने पर ना टुकड़ों की सतह एकदम प्लेन और स्मूथ मिलते हैं। तो उस गुण को बोलते हैं विदलन गुण। यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना बच्चा, ये विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं, विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर तुमको इस प्रदर्शित करते हैं, अगर तुमको यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग तुमको ब्रीफ में जानना है तो तुम सिंपल वीडियो को रोक करके तुम ऐसे लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोसों को दो भागों में काटने पर इनके टुकड़ों की सतह एकदम समतल, समतल और स्मूथ, समतल और स्मूथ, समतल और स्मूथ मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। जब इनको दो भागों में काटते हैं तो इनके सतह जो है टुकड़े के वो प्लेन और स्मूथ मिलते हैं, समतल बनते हैं। तो बच्चा इसी को गुण को विदलन गुण बोलते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में पढ़ेंगे कि वे विदलन गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते, यानी जब उन्हें काटते हैं तो उनके टुकड़ों की सतह जो है रुखरे प्राप्त होते हैं, रफ प्राप्त होते हैं। समझ गए बात को? अब देखो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट यहां पर यह है बच्चा कि क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनके गलनांक नियत होते हैं। मतलब कि इनकी कितना भी टुकड़ा तुम कर दोगे, हर टुकड़े का गलनांक बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हमने कहा कि हर टुकड़ों में कणों की व्यवस्था बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। तो इनके गलनांक एवं क्वथनांक
नियत होते हैं। नियत का मतलब फिक्स होते हैं। नियत का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड बोलो या फिर शार्प बोलो, होते हैं, है ना, नियत होते हैं। समझ में आ रही है बात? पांचवी पॉइंट की बात करें बाबू, तो पांचवा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना यहां पर। मान लो कि अगर हम इस दिशा में देखते हैं तो इस दिशा में कणों की व्यवस्था तुम देख लो, एकदम एक समान रूप से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी अलग अलग परमाणु अणु या आयन रहते हैं। और जबकि इस दिशा में तुम देखो तो या तो तुमको निगेटिव मिल रहा है या तो तुमको पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टाइप की है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऊष्मा, अगर हम सॉलिड को मान लो हीट किए तो ऊष्मा का प्रवाह अगर इन कणों के द्वारा हो तो हम पढ़े हैं बचपन से, प्रकाश हो गई, ऊष्मा हो गई, विद्युत चालकता हो गई, इन सभी को किसी चीज में प्रवाहित होना है ना, तो डिपेंड करता है वो किससे होके गुजर रहा है। प्रकाश की चाल पानी में अलग होती है, हवा में अलग होती है, ठोस में नहीं, बहुत कम होती है। तो कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जिस कण से होके वो गुजर रही है उस कणों का नेचर क्या है। अगर परमाणु रास्ते का बदल जाए तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। इसलिए तो अपवर्तनांक जो होता है वो हर पदार्थ का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ अलग की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है, ये पूरा ठोस एक ही ठोस है, लेकिन इसी ठोस में जब प्रकाश इस डायरेक्शन से पास करेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी और अपवर्तनांक अलग आएगा। जबकि इस दिशा से पास करोगे तो उसकी स्पीड बदल जाएगी और उसका अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। मतलब ठोस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दिशा बदलने पर अपवर्तनांक का मान देखते हैं बदल रहा है। यानी कि दिशा बदले, विभिन्न दिशा किए तो इसका गुण भी क्या हो गया? गुण भी आपका विषम हो गया, यानी गुण भी असमान हो गया। तो इसको विषम दैशिक कहा जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? विषम दैशिक बोलते हैं, है ना। यानी कि ये विषम दैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? विषम दैशिक होते हैं। अगर इसको तुमको डिटेल में लिखना है, अच्छा इसको पहली बात इंग्लिश में कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब सेम होता है, एनआइसो का मतलब डिफरेंट हो गया, और ट्रोपोस का माने दिशा। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण दर्शाना, इसी को विषम दैशिकता बोलते हैं। अब तुम कहोगे सर इसको डिटेल में बताइए, तो तुम लिख सकते हो कॉपी में, हम बोल रहे हैं तुम सुन करके वीडियो रोक के लिख लेना। ये विषम दैशिक होते हैं, इसका अर्थ है कि इनके कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, जैसे विद्युत चालकता, जैसे ऊष्मीय चालकता, ये सभी विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं, है ना। यानी कि ये सभी गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो जाते हैं, इसी कारण से इसे विषम दैशिक कहा गया है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय की बात करोगे तो जैसे पानी के कण गतिशील रहते हैं बच्चा, अक्रिस्टलीय ठोसों के कण भी जो होते हैं ना वो कहीं न कहीं गतिशील होते हैं, जिसके कारण से व्यवस्थाएं हर तरफ से रफ ही टाइप की होती है। इसलिए तुम पानी में तुम किसी भी दिशा से लाइट पास करो तो बिल्कुल सेम स्पीड से लाइट पास करता है। सेम टू सेम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, किसी भी दिशा से उसका अपवर्तनांक चेक किया जाता है तो सेम प्रदर्शित होता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? विषमदैशिक होता है। समझ गए बात को? तो यहां पर किस विषमदैशिकता और समदैशिकता समझ में आई ना? ठीक है, विदलन गुण, समदैशिकता, विषमदैशिकता, ये सब अच्छे से ध्यान देना। तो भाई विदलन गुण कहेगा तुमको एग्जाम में, क्वेश्चन रहेगा ऐसा कौन ठोस है जो विदलन गुण दिखाता है, जो विषमदैशिकता दिखाता है, तो तुम कहोगे रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गई बात? तो ये सारे गुण जो होते हैं वो किसके होते हैं बाबू? एक क्रिस्टलीय ठोसों के होते हैं। अब सिंपल बात है, इसको अगर बढ़िया तरह से और समझे तो आगे तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलीय की ही पढ़ाई करेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस को तुम खुद अब लिख करके उसकी पढ़ाई आगे हम लोग नहीं करेंगे। अगर यही अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल की बात करो तो अक्रिस्टलीय ठोस तुम जब परिभाषित करोगे या उसका गुण तो अब तुम अपने तरह से लिख ही दोगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बच्चा एक तो शीशा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। दूसरी बात, दुनिया के सभी बहुलक
बहुलक पॉलीमर कहते हैं, जैसे पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, है ना, जैसे कि तुम्हारा रबर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब का जो परिवार है इसमें हजारों एग्जाम्पल है बच्चा, ये सब अक्रिस्टलीय होते हैं। शीशा तुम्हारा अक्रिस्टलीय हो गया। और दुनिया के सभी मिक्सचर की बात कर ले, मिश्रण की बात कर ले, जैसे मिट्टी पूछा जाए कौन ठोस होगा तो बोलेंगे अक्रिस्टलीय। आपका या हमारा जो शरीर है ये भी तो ठोस है, ये कौन ठोस है तो कहेंगे सर ये तो मिश्रण है, इसमें कई विटामिन, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबसे मिलके बना हुआ है, तो ये मिश्रण है, तो ये भी हमारा ठोस कैसा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब तुम कुछ नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस लिखोगे नंबर 2 देकर के, डेफिनेशन दोगे जिनके कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, दूर दूर तक की बातें नहीं होगी उसमें, और नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय कहते हैं। मिश्रण हो गया, अब बहुलक हो गया, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय होता है बच्चा। कणों की व्यवस्था अनियमित होगी। लघु परास कोटि यानी कि निम्न परास कोटि का हो जाएगा कौन, अक्रिस्टलीय, क्योंकि उसमें कणों की अगर पुनरावृत्ति होती भी है तो जैसे यहाँ दूर दूर तक कण एक समान व्यवस्था दिखाते हैं, वहाँ व्यवस्था अगर एक समान होती भी है ना तो बहुत कम दूर के लिए एक समान हो जाती है, मतलब कि बहुत कम दूरी तक परमाणु जो है एक जैसा रहता है, फिर गड़बड़ा जाता है उसका भांज, तो यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा अक्रिस्टलीय, है ना। तो विदलन गुण प्रदर्शित वो नहीं करेगा, यानी उसको काटेंगे तो उसके टुकड़े की सतह रफ मिलेंगे। गलनांक और क्वथनांक उसका नियत नहीं होगा और वो समदैशिक हो जाएगा। तो क्या बताओ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का सारा प्रॉपर्टी समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट में बताना एकदम बढ़िया से, और नोट्स जरूर पूरा करते जाना है, तब जाकर के आपका सॉलिड स्टेट बहुत बेस्ट हो जाएगा। गारंटी बोलते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर से इतना बढ़िया आपको लगेगा केमिस्ट्री, मन करेगा केमिस्ट्री ही भर दिन पढ़ते रहे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से जरूर पढ़ोगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको शीशा और क्वार्ट्ज में आपको अंतर भी बताएंगे कि कैसे क्वार्ट्ज से शीशा बनता है, अति शीतित द्रव किसे कहते हैं, इनकी बातें हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है। बाद बाकी जो ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है, आज है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी आई होप आप लोग वीडियो 14 फरवरी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आप तो देखते नहीं है, आप तो कहीं और ही रहिएगा। तो बात है कि हम वीडियो क्यों बनाए भाई, तो कहावत है ना, जब किस्मत में हो ही नहीं कोई पौड़ी तो काहेला 14 फरवरी। तो बात यही हो गया, हम लोग तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर रोज दिन पढ़ाते हुए मिलेंगे। आप भले वीडियो को अंतिम में रात में देखोगे, सब काम करके तब रात में देखोगे, या फिर जो करना है करोगे, लेकिन हमारा काम था वीडियो बनाना, हमने बनाया, क्लास का अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आपको भी अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेट सवेर पूरा कर ही लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्यार बनाए रखिएगा चैनल पर और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और बच्चों का भी भला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।